हेलो वेलकम एनिमल फिजियोलॉजी के लेक्चर 2 में आज हम ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से ये जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाता है। ब्लड क्लॉटिंग का क्या होती है, ब्लड क्लॉटिंग कौन कौन से इसमें मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं और कैसे उन्हें याद करना है, किस तरह के क्वेश्चंस वहां से आते हैं वो हम देखेंगे। पहले तो ब्लड क्लॉटिंग होती क्या है, एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं वो एक एक करके आते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और इसका फाइनल गोल क्या होता है, जो फाइब्रिनोजन, जो कि फाइब्रिनोजन हमने पढ़ा था प्लाज्मा प्रोटीन में होता है, उसे कन्वर्ट करना है फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन्स में, वो भी एक नेटवर्क की फॉर्म में। एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिससे क्या होता है कि हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो हैं वो जहां पे भी आपको डैमेज हुआ है, जहां पे भी चोट आई है, वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं और उससे डील करते हैं और जो ब्लड लॉस है वो भी वहां से रुक जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ब्लड क्लॉटिंग की होती है, मेन जो उसका काम होता है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करना। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज जो रोल प्ले करती है वो होते हैं हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो देखना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे पास ना 13 ऐसे फैक्टर्स हैं, 13 फैक्टर्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, और इन फैक्टर्स को हम इस तरह से लिखते हैं: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। ठीक है, इस तरह से हम उन्हें, उनका जो है वो करते हैं। पहला आ जाता है हमारा फाइब्रिनोजन, दूसरा हमारा आ जाता है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा यहां पे आता है थ्रोम्बोब्लास्टिन, कैल्शियम फोर्थ, इसमें आएगा प्रोसिलेरिन, एसिलेरिन, सेवंथ आपके पास आ जाता है स्टेबल फैक्टर, एट्थ आपके पास आ जाता है क्रिसमस फैक्टर, नाइन्थ आपके पास आ जाता है, सॉरी, एट्थ आपके पास एंटी हीमोफिलिक फैक्टर आता है, इसका मैं आपको बताऊंगा कि याद भी कैसे करना है। एक मेरे पास सेंटेंस है, उसे आप याद कर लेंगे तो आपको ये है, हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। स्टुअर्ट फैक्टर, ठीक है, उसके बाद 11th आ गया हमारा प्लाज्मा थ्रोम्बोफोबिन, ह्यूगमैन, और लास्ट आपका आ गया फाइब्रिन। स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ठीक है, ये अब इतने सारे नाम हैं, किसका कौन सा नंबर है ये कैसे याद रखना है। एक सेंटेंस है, उसे आपको मैं लिख के बताता हूँ, उससे अगर आपको याद हो जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज रटना ही पड़ेगा। फॉर परमानेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, सी से कैंसर, प्लीज अराइव सून
एट, सी से चंद्र, एस से शेखर, हॉस्पिटल, सॉरी प्राइवेट हॉस्पिटल, तभी मैं सोचूं कुछ तो गड़बड़ हुई है, प्राइवेट, एच से हॉस्पिटल, एफ से फरीदाबाद। ठीक है, अब आपको अगर ये चीज याद है ना, फॉर परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर प्लीज अराइव सून एट चंद्रशेखर हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, फरीदाबाद, तो आपको एक सेंस ऑफ वो जो है सीक्वेंस मिल जाता है कि कौन सा जो फैक्टर है वो कहां हो सकता है। ऑब्वियसली बहुत सारे, जैसे एफ जो है वो मल्टीपल टाइम आ रहा है, पी जो है वो मल्टीपल टाइम आ रहा है, ए जो है वो मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, तो वो चीज तो है ही, लेकिन एक बेसिक जो है आपको सीक्वेंस मिल जाता है, उसे याद करना अब आप पे है। वो याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो वहां से आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये आप जो है याद कर लीजिए। उसके बाद हमारे पास अब हम देखेंगे कि पूरा प्रोसेस किस तरह से होता है, उस पर नजर डालेंगे। तो ब्लड क्लॉटिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, हम सब जानते हैं। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग की दो टाइप्स होती हैं, एक आ गई इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो है, ठीक है, इसे ये तब होता है जब डैमेज जो है सेल्स, ब्लड के सेल्स को होता है, और एक्सट्रिंसिक तब होता है जब डैमेज जो है ब्लड वेसल्स को होता है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आप देखो तो आपको समझ आएगा कि दो अलग अलग पाथवेज हैं। अब हम पहले बात करते हैं इस पाथवे की, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक्सट्रिंसिक पाथवे। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कलर चेंज करना पड़ेगा, जो है फैक्टर 12 आता है। ठीक है, फैक्टर 12 को एक्टिवेट किया जाता है, और इसे एक्टिवेट करता है कैलकेरिन और एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू के। ये बेसिकली हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनेनोजेंस इन्हें कहते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनेनोजेंस इन्हें कहते हैं। ये इसे एक्टिवेट करते हैं। ये जब एक्टिवेट हो गया तो सेकंड स्टेप इज आपका जो फैक्टर 11 है उसे फैक्टर 12 जो है वो एक्टिवेट करेगा। अब ये एक्टिवेट हो चुका है। अब ये 11 जो है ये आगे एक्टिवेट करेगा दो फैक्टर्स को, जो है आपके फैक्टर 9, आई गेस फैक्टर 9 इसे एक्टिवेट किया, और जो फैक्टर शायद 8, शायद नहीं 8 सॉरी, फैक्टर 8, इन दोनों को एक्टिवेटेड फॉर्म में ले आए हैं आपके फैक्टर 11। अब ये दोनों फैक्टर्स जो हैं मिल करके आपका काम क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, फैक्टर 10 को पकड़ लेंगे। ठीक है, हम इस तरह से लिखते हैं इसको, ये दोनों जो है फैक्टर 10 को पकड़ के उसे एक्टिवेट कर देंगे। फैक्टर 10 जो है हमारा अब यहां पे एक्टिवेट हो गया। अब यहां पे भी सेम होता है, बट यहां पे क्या होता है, फैक्टर 7 जो होता है उसे एक्टिवेट किया जाता है सबसे पहले। यहां पे सबसे पहले फैक्टर 7 एक्टिवेट हो रहा है और इसे एक्टिवेट करता है कैल्शियम आयन। ठीक है, जो कि एक खुद में फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है आप याद कीजिए। उसके बाद जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये भी जा करके 10 पे एक्ट करता है और सीधा 10 को एक्टिवेट करता है। अब जब 10 एक्टिवेट हो गया है ना, तो जो एक्टिवेटेड 10 है वो भी किसी को एक्टिवेट करेगा, तो वो किसे करेगा, फैक्टर 2 को, फैक्टर 2 को एक्टिवेट करेगा। अब ये फैक्टर 2 जो है फैक्टर 1, ठीक है, 1 को एक्टिवेट करेगा,
बेसिकली फाइब्रिनोजन जो है फैक्टर 1, फाइब्रिनोजन जो है फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये फाइब्रिन कन्वर्ट हो चुका है लेकिन अभी भी नेटवर्क नहीं बना है, तो इसको नेटवर्क बनाएगा फैक्टर 13। फैक्टर 13 जो है वो इस पे एक्ट करेगा और इसमें एक नेटवर्क की फॉर्मेशन हो जाएगी, मतलब अब इनसॉल्युबल हो गया। पहले ये सॉल्युबल था फाइब्रिनोजन, उस पे एक्ट किया फैक्टर 2 ने, तो उसे फाइब्रिन बनाया बट स्टिल सॉल्युबल, और उसे फिर नेटवर्क की फॉर्म में जो फैक्टर 13 है वो लेकर के गया। तो इस तरह से आपको ये चीज दिख रही है कि ये वाला जो हिस्सा है ना पूरा ब्लड क्लॉटिंग का, ये दोनों में कॉमन है, लेकिन इंट्रेंसिक में ये वाला और एक्सट्रेंसिक में ये वाला आप अपने आप में अलग हैं। ठीक है, अलग अलग फैक्टर्स द्वारा एक्टिवेट होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि एक्सट्रेंसिक पाथवे में सबसे पहले कौन सा प्रोटीन जो है, कौन सा फैक्टर जो है वो एक्टिवेट होता है, और इंट्रेंसिक पाथवे में सबसे पहले कौन सा जो फैक्टर है वो एक्टिवेट होता है। तो ये आपका ब्लड क्लॉटिंग का सिंपल सा एक फंडा है कि इस तरह से आपकी ब्लड क्लॉटिंग जो है वो होती है। अब हम आगे चलते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कितने फैक्टर्स लिवर में बने हैं और कितने फैक्टर्स नॉट लिवर में बने हैं। बेसिकली क्या होता है कि ये जो फैक्टर्स है ना, दो जगह से आते हैं, या प्लेटलेट से आते हैं या लिवर से आते हैं। अब जो लिवर में है वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो लिवर में नहीं है वो है थर्ड, फोर्थ। ये नंबर आप याद कर लो। नॉट लिवर याद करना इजी है क्योंकि लिवर से जो निकलते हैं वो बहुत सारे हैं, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12 और 13। ये सारे जो हैं लिवर में बनते हैं और ये वाले हैं जो लिवर में नहीं बनते हैं। ये एक चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन कहता है कि विटामिन के डिपेंडेंट कौन कौन से हैं या विटामिन के इंडिपेंडेंट कौन कौन से हैं। तो आप क्या करिए, आपको विटामिन के पे डिपेंडेंट कौन कौन से हैं वो याद कर लीजिए। वो है आपका 10, 9, 7 और 2। ये फैक्टर्स जो हैं वो विटामिन के डिपेंडेंट हैं। ठीक है, विटामिन के जो है इनकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है या इनके जो काम करने के तरीके में इन्वॉल्व रहता है, और जो बाकी वाले हैं उनमें विटामिन के की डेफिशिएंसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इन्हें विटामिन के डिपेंडेंट कहते हैं। तो ये नंबर और ये नंबर याद करना है, नॉट लिवर सिंथेसिस और के डिपेंडेंट, ये दो चीजों के लिए। उसके बाद बहुत सारे इसमें ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिजीज होती हैं बहुत सारी, उस पे भी क्वेश्चन आता है कि कौन से फैक्टर के ना होने से कौन सी डिजीज हो सकती है। अब जो हीमोफील एक पहली आ जाती है, हीमोफीलिया। ठीक है, ए वाला, सी वाला नहीं, बी वाला नहीं, ए वाला। ये किसकी वजह से होता है? फैक्टर ए, क्योंकि उसका नाम ही क्या है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, और ये मोस्ट कॉमन हीमोफीलिया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आ जाता है हीमोफीलिया बी। जो बी वाला है ये किसकी वजह से होता है? ये होता है क्रिसमस डिजीज कहते हैं इसको, क्योंकि ये क्रिसमस फैक्टर के ना होने से, इसके ना होने से, क्रिसमस फैक्टर के ना होने से, इसीलिए इसे क्रिसमस डिजीज भी। इसके बाद हम बात करेंगे एंटीकोएगुलेंट्स। इस पे भी क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि एंटीकोएगुलेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल होते हैं, एक सिंथेटिक होते हैं। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए ये काम करते हैं। तो जो हमारे नेचुरल एंटीकोएगुलेंट्स हैं उसमें हिपेरिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये एक सल्फेट कंटेनिंग मोनोपॉलीसेकेराइड है। उसके बाद हमारे पास सिंथेटिक है, उसमें आ जाता है हमारा सीट्रेट, ठीक है, ऑक्जेलेट और ईडीटीए। ईडीटीए हम लैब में भी यूज करते हैं, आपको पता होगा, बहुत सारे बफर्स बनाने में काम आता है। और ये क्या करता है बेसिकली, ये जो हमारा कैल्शियम आयन वाला फैक्टर होता है ना, उसे इनएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, तो जब कैल्शियम आयन नहीं है, आपने देखा बहुत जगह पे कैल्शियम आयन की बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल रहता है। एक जगह पे हमने उसका रोल मिस कर दिया, वो था यहाँ पे
यहाँ पे तो हमने देखा ही कैल्शियम आयन का रहता है, लेकिन जो ये 10 फैक्टर है ना, इसमें इसका इनका इनका रोल है इंट्रिंसिक पाथवे में और एक्सट्रिंसिक में इसका रोल है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दो और चीजों का मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, फैक्टर 5 और कैल्शियम वाला फैक्टर 4। ये दोनों फैक्टर भी इसे एक्टिवेट करने में काम करते हैं। तो इसलिए कैल्शियम के बिना ये फैक्टर्स एक्टिवेट नहीं हो, मतलब ये पूरा पाथवे जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो दोनों में कॉमन है ना। तो अगर कैल्शियम नहीं होगा तो ये हो नहीं पाएगा, तो ब्लड क्लॉटिंग हो नहीं पाएगी। यही इसी को जो है टारगेट करते हैं हमारे सिंथेटिक जो हमने अभी पढ़े एंटीकोगुलेंट्स, ठीक है। और जो हमारा हिपैरिन है वो अलग चीजों को टारगेट करता है। वो बेसिकली टारगेट करता है किसको? वो बेसिकली टारगेट करता है हमारे एक्टिवेशन फैक्टर 2, 9, 10, 11 और 12 को, ठीक है। और जो हमने HMWK पढ़ा उसको, उन सबको ये जो है टारगेट करता है हिपैरिन। किस किस को करता है? 2, 9, 10, 11, 12, ये जो फैक्टर्स हैं ये टारगेट होते हैं हिपैरिन द्वारा। और साथ ही साथ HMWK को भी टारगेट करता है। जब ये फैक्टर्स इनएक्टिव रहेंगे तो ऑब्वियसली कोगुलेशन जो है वो नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से ये काम करते हैं, ठीक है। सिंथेटिक, और ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक एंटीकोगुलेंट, ठीक है। फिर आपको बताना होता है कि वो काम कैसे करता है, ये सब चीजें आती है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, ये भी बहुत बार क्वेश्चंस में आता है। तो इस तरह से हमारा जो ब्लड कोगुलेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लो इसे। और आपके जो डाउट्स हैं वो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालो, जो भी चीज आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं वो भी। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।